हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉक शोज के कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। श्री जयेश ठकरार, स्वागत है आपका सर इस कार्यक्रम में। जयेश ठकरार जी राजकोट के जो संदेश का एडिशन है उसके एक क्या कहा कि संपादक हैं, पत्रकारिता से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जितना गहन अनुभव उनके पास है शायद बहुत कम लोगों को भारत में प्राप्त होगा। दूसरी, जब आप बात करते हैं कि एक आ, निर्भीक पत्रकारिता की और जो पत्रकारिता होनी चाहिए, उसका जो संदेश हमें संदेश से मिला है वो अपने आप में अतुलनीय है। श्री जयेश जी ना केवल एडिटर हैं बल्कि इस कोरोना के आपातकाल में जमीन पर खुद उतरे और कुछ ऐसी चीजें करके दिखाई जो उनके पूरे स्टाफ के लिए, पत्रकारों के लिए, इवन जो दूसरे पत्रकार भी हैं उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए, एक इंस्पिरेशन बन गए। जयश्री, हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे साथ हैं क्योंकि आपने जो रिपोर्टिंग की है खासतौर से क्रिमिशन ग्राउंड से, हॉस्पिटल से, और वो सारे के सारे आंकड़े चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट ने उठाए हों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उठाए हों, पूरी दुनिया के अंदर हलचल है संदेश की और संदेश के राजकोट एडिशन की और साथ में जयेश ठकरार जी की। सर, ये कैसे संभव कर दिखाया आप? पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहता हूं कि आपने मेरे बारे में काफी कुछ बताया है। शायद ही मैं उनके लिए क्वालिफाइड हो सकूं, पर ये संभव जब होने की प्रक्रिया शुरू हुई तब ऐसा मन में कहीं नहीं था कि वॉशिंगटन पोस्ट में से कोई जोआना स्लेटर जी का फोन आएगा, या तो ये भी पता नहीं था कि रवीश कुमार का फोन आएगा और न्यूयॉर्क टाइम्स से भी कोई पूछेगा। पर उस वक्त ऐसा था कि मतलब जिस शहर को हमने बहुत प्यार किया है, जिस शहर के लोगों को बहुत प्यार किया है, वहां पर एक ऐसा आपातकाल था कि लोग मर रहे थे और मरने की भी जो स्थिति थी वो काफी काफी दयाजनक थी, क्योंकि लोगों के पास इंजेक्शन नहीं थे, लोगों के पास बेड नहीं थे। और जो सिविल हॉस्पिटल है हमारा, वहां पर पूरा पूरा दिन भर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। कोई प्राइवेट व्हीकल्स में भी पेशेंट्स होते थे, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए होते थे, काफी कोई बेहोश होता था। और कुछ लोग तो ऐसा हुआ था कि 12-12 घंटे उनको बेड नहीं मिलता था, तो अपने घर से कुछ चीजें लेकर आते थे, जमीन पर सोते थे। और जब ये सब हमारे ध्यान में आया तो उसी वक्त एक अंदर का जो जर्नलिस्ट है जी। वो बोला कि ये कोई ऐसी त्रासदा है जिसमें सबको वो करना चाहिए जो वो कर सके। तो हमने सोचा कि इनमें ना तो हम डॉक्टर हैं, ना तो हमारे पास कोई ऑक्सीजन का प्लांट है, ना तो हम इंजेक्शन बना सकते हैं। तो सोचा कि ये जो लोग हैं जिनको जिनको हमने बहुत चाहा है, जी। उनके लिए हमारा क्या फर्ज होता है। तो पहले तो मूलभूत एक ही काम है जर्नलिज्म का, जो हमारा धर्म है। तो उसी वक्त से सोचा कि वहां जाएंगे जहां पर ये सब प्रॉब्लम है। तो सिविल में गए, काफी पेशेंट से भी मिले, जैसे कि जो क्लेम हो रहे थे गवर्नमेंट की ओर से। तो मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, पर वो बहुत कुछ कर सकती थी। उसमें से क्या नहीं हो रहा है, तो ये एक कॉन्शियस ने बोला कि ये अपना धर्म बजाने का सबसे सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिनको कहते हैं, जी। ऐसा टाइम है। जी। तो घर में भी फिक्र थी, क्योंकि मेरी मेरी माता जी की उम्र 85 ईयर्स है, जी। घर में बीवी बच्चे हैं। तो उस टाइम माहौल ऐसा था कि कोई भी लोग जनरली बाहर नहीं निकलता था। जी। और उस टाइम पूरी जर्नलिज्म के लिए भी चैलेंज था, क्योंकि ऑफिस में भी काफी लोगों को कोरोना हुआ था, जी। काफी स्टाफ मेंबर के अपने परिवार में भी कोरोना था। पर अंदर से एक आवाज आई कि कुछ तो करना है। जी। और हम लोग अगर कुछ नहीं करेंगे तो जो लोग हैं उनके पास जो तथ्य है वो कैसे पहुंचेंगे। तो अंदर से आई जो आवाज है, इनको ठुकराना नहीं चाहिए, ऐसा बचपन से मैंने माना है। तो जी। हमने ये कुछ किया और आज भी मुझे जी। हेलो, मेरे ख्याल से
जयश्री, आपका संपर्क शब्द लगता है, नेट का संपर्क शब्द गया लगता है। दोस्तों, यही आजकल की समस्या है हमारे साथ में, कि हम नेट से जूझ नहीं पाते हैं कई बार की, और टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं। हम उनसे वापस जुड़ने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ ही देर में देखते हैं कि उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जी आया, जी 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 जी, बात जारी रखिए। बात सुन पा रहे हैं आप? जी सर। जी, आप अपनी बात पूरी करिए, बीच में संपर्क ब्रेक हो गया था। मैं ये कह रहा था कि हमने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका ये है कि काफी रिस्पॉन्सिबल लोग जो है उन्होंने इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई थी। जी तो ये लग रहा है ऐसा कि कोरोना से काफी डेथ हुए हैं, जी पर कुछ लोग ऐसे भी थे। शायद हमारी सिस्टम या तो हमारी जो व्यवस्था है, जी, अगर वो दुरुस्त होती तो शायद काफी कुछ लोगों को हम बचा भी सकते थे, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन ये जो आंकड़ों का जो खेल हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध किया, जहां 1000 से ऊपर लोगों की जान जाती थी और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 100 भी दर्ज नहीं होते थे। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं थी, ये शहर शहर, राज्य राज्य, अलग अलग जगह से रिपोर्टिंग आई है, बल्कि विदेशों से भी कई जगह से रिपोर्टिंग आई है कि जो अंडर रिपोर्टिंग बहुत भारी मात्रा में हुई है। कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता है हमारे, एक तरह से क्या कहा जाए, जो सांस्कृतिक ऊंचाइयां हमने हासिल की, जिस भारत की हम बात करते हैं, मान सम्मान से बात करते हैं, तो उसकी, उस संस्कृति, उस नैतिकता पर सवाल तो उठते हैं कि आप अगर 1000 व्यक्तियों की मौत होती तो आप उसको 100 दर्ज कैसे कर सकते हैं? किससे छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं? इसके कारण क्या है? अल्टीमेटली जो चीज आंखों के सामने रोज घट रही है, हम सड़कों पे देख रहे हैं, उसे आप ढक कैसे सकते हैं जयेश जी? दिनेश जी, एक तरफ जीवन और मौत की बाजी, या तो जीवन और मौत का खेल चल रहा था, उसी वक्त अगर वो कोई हाइड एंड सीक का खेल खेले जी तो ये तो बहुत ही दर्दनाक बात है। और मैं पहले से ही ऐसा मानता हूं कि अगर डेथ हो रही है जी तो इतनी बड़ी त्रासदा में आपकी जाने जा रही थी, तो इनके लिए कोई सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करने वाला नहीं था। जी आप अगर आप अगर बताते कि इतने लोग कोरोना की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इनमें से इतनों की जान गई है, तो ये तो मैं गुजरात की सिर्फ बात करूं आपको, तो गुजरात तो एक ऐसा स्टेट है जी जिनके लोगों ने बीजेपी के ऊपर बरसों से, सालों से विश्वास किया है। जी जी और बीजेपी के ऊपर लोगों को कोई संशय बरसों से नहीं रहा है। जी और अभी भी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हुई, तभी भी जी लोगों ने बीजेपी को बहुत प्यार दिया था। जी तो ऐसा संशय खड़ा करना ये कोई लाजमी नहीं है यूं भी। जी और अगर अगर कोरोना की सेकेंड वेव इतनी इतनी बड़ी दर्दनाक चीजें लेकर आएगी, जी तो सब लोगों को भी पता है कि डेथ तो होगी ही। पर जी अगर उसी वक्त आप हाइड एंड सीक का खेल खेलते हो, तभी लोगों को बहुत बुरा भी लगता है, और इनका संशय भी होता है कि क्या जी चीजों को छुपाया जा रहा है और क्यों छुपाया जा रहा है। जी वरना अगर गवर्नमेंट का रोल तो यही होता है कि उसी टाइम पे आंकड़ों को छुपाने के बजाय जितने लोगों को ज्यादा बचाया जा सके उनको वो करना चाहिए था। और अगर मान लो एक आदमी डायबिटिक पेशेंट है और उनको कोरोना हो जाता है, जी और फिर अगर उनकी डेथ होती है, तो आप कहते हो कि ये कोरोना की वजह से नहीं मरा है, ये जी डायबिटीज की वजह से मरा है। जी ये तो इनका कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि डायबिटीज के साथ लोग सालों जीते हैं। ये तो इनको कोरोना हुआ, फिर ये डायबिटीज इनका फेटल हो गया। जी। अब इसमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी भारी मात्रा में वहां पर ऑबिट्यूरी कॉलम्स आए हैं, जो श्रद्धांजलि के जो कॉलम्स आए हैं, उनको देखकर तो मैं भी चौंका। और उनकी चर्चाएं विदेशों के जो बड़े बड़े अखबार है वहां भी हुई हैं। आपने कैसे इन सब जगह के ऊपर अपने रिपोर्टर्स को भेजा, और कैसे ये एक पूरा जो लोग चले गए इस दुनिया से, उनका संकलन किया, उनको एक साथ जोड़ा, उनके फिगर्स पे पहुंचे? ये बड़ा एक हरक्यूलियन टास्क था जिसको आपने अंजाम दिया है, और जिसकी चर्चा आज
विदेशों तक हो रही है, ये कैसे संभव हो पाया दिनेश जी, ये समय ऐसा था कि अगर मान लो हम लोग कोई भी तथ्य रखते थे या तो कोई भी डेटा अपने आप बिना अधिकृत डालते थे या तो रिसर्च के बिना रखते थे, तो इनमें ये हो सकता था कि कोई भी इनको चैलेंज कर सकता था। और ऐसे टाइम में झूठी खबरें फैलाना या तो मतलब जिसका कोई वजूद ना हो, ऐसी चीजें लोगों के सामने रखना, ये अपनी विश्वसनीयता को भी एक सवाल खड़ा करता है। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि आंकड़े मिल रहे हैं हमको, हम इनको 2-3 तरह से चेक करें। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक किया कि जो सिविल हॉस्पिटल या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डेथ हो रहे थे, जो मतलब कोरोना की ट्रीटमेंट ले रहे पेशेंट्स की डेथ हो रहे थे, तो एक उनका डेटा हमको मिल रहा था। तो उनमें से फिर क्या होता था कि डेथ ऑडिट कमेटी एक बनाई गई है, जिनके सामने आजकल बहुत सवाल खड़े होते हैं कि ये जो डेथ ऑडिट कमेटी है, ये एक तरह का सेंसर बोर्ड है। जो ट्रीटमेंट ले रहे पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, फिर उनको कोरोना प्रोटोकॉल से उनका अंतिम संस्कार भी हो जाता है, फिर भी जो डेटा वो डेथ ऑडिट कमेटी प्रोवाइड करती है वो या तो आधा होता है, आधे से भी कम होता है। तो उनमें वो लोग ये करते हैं कि कोरोना से तो पेशेंट की डेथ हुई है, पर इनका जो रीजन है वो कोरोना नहीं है। तो क्या होता था कि काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने रिश्तेदार कोरोना की वजह से गंवा दिए, उन्होंने जो एक्सपेंस किया हॉस्पिटल में वो भी कोरोना के लेवल से ही किया, पर जब उनको सर्टिफिकेट मिलता है तब उनमें कोरोना लिखा नहीं जाता। तो अगर वो लोग क्वेश्चन करते हैं अथॉरिटी को कि भाई हमारे रिश्तेदार है वो कोरोना से डेथ हुई है, तो वो लोग कहते कि इनकी डेथ कोरोना से नहीं हुई है, आपकी जानकारी गलत है। तो ये थोड़ा लोगों को मजाक जैसा लगता है। फिर भी अगर एक पत्रकारिता की बात करूं तो मैं बताऊं कि हमने उस टाइम पे सभी सिविल हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डेटा को कलेक्ट किए, फिर स्मशान में जो रिपोर्टर्स गए, वहां के जो रजिस्टर्स थे उनको भी चेक किया। शुरुआत में काफी जो स्मशान गृह थे वो वहां पे दोनों अंतिम संस्कार होते थे, जैसे कोरोना से मरने वालों के भी होते थे, नॉन कोविड के भी होते थे। तो उसी टाइम दोनों रजिस्टर को चेक करना होता था। और बाद में जो ऐसा हुआ कि डेथ रेशियो बढ़ गया, तो फिर काफी स्मशान को रिजर्व कर दिया गया कि ये सिर्फ कोरोना से ही है। पर इनमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो टास्क था वो ये था कि काफी पेशेंट्स तो ऐसे थे जिनका टेस्टिंग भी नहीं हुआ था। तो ये लोग क्या हुआ कि टेस्टिंग नहीं कर सके काफी जगह पे, तो लोगों ने हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, तो बहुत से लोगों ने अपने घर में ही कोरोना की ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। और उसमें जो लोग की डेथ हुई है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, तो वो भी एक सेंट्रल कमांड के हेड से जाता था। तो हमने वहां से भी थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा संशोधन करके फिर वो भी डेटा कलेक्ट किए कि होम आइसोलेटेड जो लोग थे उसमें से कितने लोग जिनका कोरोना टेस्ट हुआ था, जिनका नहीं हुआ था। तो ऐसा हम ये नहीं कहते कि कंप्लीटली हमने पूरा का पूरा डेटा हमने एनालिसिस किया, पर हमने लोगों के सामने ये रखा कि एक दिन में जो गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया है डेथ का वो ये है, और कोरोना की ट्रीटमेंट करने वाले कितने लोगों की डेथ हुई ये डेटा उनके हैं, और तीसरे डेटा जो स्मशान में अंतिम संस्कार हुए हैं ये डेटा उनके हैं। तो लोगों को हम तीनों डेटा देते थे कि ये डेटा है, अब आप ही सोच लो इनमें से किसको आप अधिकृत मानते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज मुझे जरूर पूछनी थी कि जब इतनी वाइड रिपोर्टिंग हुई है संदेश के द्वारा और गुजरात में कुछ अन्य न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी हुई है, तो एक आम इंसान जो है वहां पे, एक आम नागरिक जो, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी उसके प्रति? शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से लोग अपने आसपास देखते थे कि कोरोना इतना पैनिक हो गया है, फिर भी जब वो लोग गवर्नमेंट के डेटा देखते थे तो मान लो मैं बताऊं, गुजरात में एक दिन ऐसा हुआ कि बताया गया कि सिर्फ 100 लोग की डेथ हुई है। तो लोगों को बार बार ये क्वेश्चन होता था कि भाई हमारे गांव में 3-4 लोग मर गए हैं, पास के गांव में 2 लोग मर गए हैं, राजकोट सिटी में इतना शववाहिनी निकल रहा है। तो लोगों को लगने लगा कि ये इसमें मतलब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो कुछ कम है। तो फिर हमने तो सेकेंड वेव जब शुरू हुई तब से डेटा देना शुरू किया था, तो लोगों का ट्रस्ट इतना फिर बढ़ गया, मतलब लोगों की विश्वसनीयता भी इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग उस वक्त भी हमें ऐसा कहते थे कि आप इनको पॉजिटिवली लिया कीजिए, लोग इनसे डर जाते हैं। हमने बोला कि हम तीनों फैक्ट्स जो है वो रख रहे हैं लोगों के सामने।
तो लोगों ने फिर अपनी भी स्टोरी हमको बताना शुरू किया, जैसे कि जो भी क्लेम गवर्नमेंट की ओर से हो रहे थे और सच में क्या हो रहा है। कभी कभी मैं आपको बताऊं कि कोरोना वार्ड से भी हमें फोन आते थे कि यहाँ पर ये हो रहा है, ऑक्सीजन की जो किल्लत है, तो उनके बारे में भी कभी कभी ऐसा होता था कि पेशेंट्स जो है वार्ड में वो भी हमें फोन करके बताते थे। तो मतलब एक ऐसा हुआ कि एक डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है लोगों के साथ वो बहुत मजबूत बन गया था, और सब जगह पे जो भी होता था, मतलब इसमें कुछ अच्छी बातें भी हुई, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कोरोना वॉरियर्स ऐसे भी थे जो लड़ रहे थे इसी बिल्कुल सिचुएशन में। बिल्कुल। काफी डॉक्टर्स, काफी पैरामेडिकल स्टाफ, काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, तो जो लोग अच्छा कर रहे थे उनके बारे में भी हमने एक पॉजिटिव न्यूज करके सीरीज शुरू की थी कि ऐसे टाइम में ये लोग जो है वो लड़ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि कोरोना का ये कुरुक्षेत्र था, और ये कुरुक्षेत्र में जो भी सच्चाई के लिए लड़ रहे थे उन सब के बारे में हमने छापा, और मतलब जहां भी जो डाउट हमको लगे वो भी लोगों के सामने रखे। तो जो पाठक हमारे थे, तो एक मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रिश्ता बन गया, जैसे वो कहते हैं ना, मेरा हमदर्द मेरा दोस्त, ऐसा एक रिश्ता बन गया था। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये जो लोगों में जो प्रतिक्रिया भी आई है, विदेशों से भी जो आई है, और जो विश्वास जागा है कि अभी भी नैतिकता जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो विश्वास, जो ट्रस्ट की बात थी, जो एक तरह से ऐसा लगता था कि जा रहा है, तो ये जो खासतौर से जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, इन्होंने उसको वापस लाया है देखा जाए तो इसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं। एक बहुत बड़ी चीज निकल कर आती है कि भारत एक डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। इस डिजिटल क्रांति के अंदर कुछ चीजें ऐसी हो गई अभी, जब हमें सबसे ज्यादा एक डैशबोर्ड की जरूरत थी, जहां पे एक हर शहर में एक आम इंसान को पता लगे बेड कहाँ अवेलेबल है, डॉक्टर कहाँ है, दवाइयाँ कहाँ है। इस मुसीबत के समय में वो हमें डैशबोर्ड कहीं नहीं मिला इंडिया में। लोग पुराने जमाने में जैसे टेलीफोन भी नहीं होते थे, लैंडलाइन सिस्टम होते थे, उसकी तरह अस्पताल से अस्पताल भटके हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और अल्टीमेटली जब 5वें 6ठे अस्पताल तक पहुंचते हैं, मरीज दम तोड़ देता है। ये कहीं ना कहीं जयश्री हमारी डिजिटल क्रांति का इतना बड़ा फेलियर हो गया कि पिछले 1 साल में जहां हर कंट्री ने अपने डैशबोर्ड तैयार कर लिए, सर आपको हैरानी होगी, पाकिस्तान ने डैशबोर्ड तैयार कर लिया, बांग्लादेश ने डैशबोर्ड तैयार कर लिया, हम तैयार नहीं कर पाए। ये डिजिटल फेलियर जो हमारे एक तरफ जान लेने पे उतारू हो गया। हमें यही सूचना नहीं मिल पाती थी कि बेड कहाँ है, रेमडेसिविर कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, और हम भटक रहे हैं सड़कों पे, कभी इससे पूछते हैं, कभी उससे पूछते हैं। ये डिजिटल क्रांति नहीं थी, ये हमारा क्रॉस कोलोसल डिजिटल फेलियर था। और अगर इसको अभी से यहां से चुना नहीं गया, सोचा नहीं गया, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक किस्म से फिर प्रश्न उठेंगे कि हम जिस डिजिटल क्रांति की बात करते हैं या ढोल पीटते हैं, वो अंदर से खोखला है। ये बात निकल कर आती है सर, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, अगर डैशबोर्ड ने काम किया होता ना, तो काफी संशय ही पैदा नहीं हुआ होता। को पता चल गया होता कि यहाँ पर बेड अवेलेबल है, यहाँ से इंजेक्शन मिल सकता है, यहाँ ऑक्सीजन है, या तो यहाँ पर आईसीयू बेड उपलब्ध है, तो काफी जो पैनिक हो गया वो नहीं हुआ होता। इसमें 2-4 तरह के साइड इफेक्ट्स मैं आपको बताऊं इस तरह के हुए हैं कि लोगों को पता चला कि हमारे शहर में एक भी बेड अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। तो इससे क्या हुआ कि मान लो मैं मेरे शहर की बात करूं, राजकोट की, या तो बात करूं आपको मोरबी की, तो वहां से जो भी पेशेंट्स थे उनको पता चला कि मेरे शहर में तो ऑक्सीजन बेड नहीं मिलेंगे, तो वो राजकोट की ओर भागे। तो राजकोट के ऊपर काफी लोड आ गया, राजकोट में उनको बेड नहीं मिले तो वो जामनगर भागे जी, और जामनगर से नहीं मिले तो वो अहमदाबाद भागे। तो इस चक्कर में ये हुआ कि एक तो टाइम बहुत बिगड़ा पेशेंट्स का, और सभी शहरों की अपनी लिमिटेड फैसिलिटी थी, उनका किसी को पता नहीं चला। तो लोग भटकते भटकते ही दम तोड़ देते थे, ऐसा हमने बहुत देखा है। और दूसरा ये हुआ कि सबको ऐसा लगा कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी जो थे, कि मतलब जिनको बहुत बहुत माइल्ड कोरोना था, उनको भी ऐसा लगा कि अगर ये क्रूशियल स्टेज में जाएंगे तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उन्होंने पहले से ही ऑक्सीजन अपने घर में रखना शुरू कर दिया। तो जो लिमिटेड सिलेंडर थे, जो सभी उपलब्ध साधन सामग्री थी,
सब लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। जैसे लोगों को जरूरत भी नहीं थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की, फिर भी जो भी सक्षम लोग थे उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक कर लिया। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि काफी एनजीओ है जो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करती थी, उनके पास से एक दिन में 100 सिलेंडर चले जाते थे और 10-10, 12-12 दिन तक वो सिलेंडर वापस नहीं आते थे। तो मतलब जो नीडफुल था उनको टाइम पे मिला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ने अगर टाइम पे बता दिया होता कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको कोई ऑक्सीजन बेड की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आइसोलेशन सेंटर में रहना है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबसे बड़ा पैनिक रूरल एरिया में हुआ। वहां पर ना तो पहले टेस्टिंग हुआ, इसीलिए ना तो पेशेंट्स को आइसोलेटेड किया गया, दूसरा उनसे पहले उनको वैक्सीनेटेड भी नहीं किया गया था। तो टेस्टिंग नहीं हुआ, बेड नहीं मिला, तो जो भी लोग थे वो ट्रेडिशनली अपना इलाज करवाते रहे और जैसे ही वो लोग सीरियस हुए तो वो शहरों की ओर भागे। और एक तो उनकी वजह से संक्रमण बहुत बड़ा, वो अपने ही गांव में बिना आइसोलेशन काफी दिनों तक रहे। दूसरा, लोगों को एम्बुलेंस भी मिलती नहीं थी। लोग अगर एम्बुलेंस को फोन करते थे तो उनके पास 300 का वेटिंग रहता था और लिमिटेड एम्बुलेंस थी हमारे पास। जैसे मान लो मैं राजकोट की बात करूं तो राजकोट सिटी और डिस्ट्रिक्ट को मिला के सिर्फ 31 एम्बुलेंस थी। तो 31 एम्बुलेंस में से काफी एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट्स को लेकर अगर सिविल हॉस्पिटल पहुंचती है, जी जी जी, तो वहां पर क्या होता है कि वहां 10-10 घंटे का वेटिंग होता है। जी जी, एक ही एम्बुलेंस 10 घंटे तक एक पेशेंट को लेकर स्टक हो जाती है। तो अगर उसी वक्त पे कुछ व्यवस्था ऐसी हुई होती कि एम्बुलेंस को अगर इमीडिएटली वहां से रिलीव कर दिया होता तो दूसरे पेशेंट्स को ला सकते थे। जो चीजें उन्होंने की, प्री ट्रायल सर्विस उन्होंने की कि जितने भी पेशेंट्स आए तो एक डोम बना दिया जाए, उनको बेसिक सर्विसेज दी जाए। इनमें भी यह हुआ कि क्रिटिकल पेशेंट्स जो थे उनका नंबर लास्ट में था तो उनको सर्विस इमीडिएटली नहीं मिलती थी, तो वेटिंग में ही काफी पेशेंट्स का डेथ हो गया। सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। एक आखिरी समय समाप्त होने से पहले, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक आखिरी एक टिप्पणी लेना चाहूंगा आपसे। जिंदों को तो सम्मान नहीं मिला इस देश में, जो मर गए उन्हें भी सम्मान नहीं मिला। ये शायद ये ऐसी व्यथा है, ये दुख है जो हर हिंदुस्तानी के दरअसल उसको चुभता है। ये कि ये हम बहुत बड़ी बातें करते थे लेकिन हम अपने जो लोग चले गए उनको सम्मान पूर्वक हम शायद उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। और जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि शवों को बहा दिया गया, रेत में दबा दिया गया, ये कभी देखा नहीं था हम लोगों ने। ये कैसा भारत आया जयेश जी, जिसके अंदर हम जो मृत आत्माएं हैं, जो मृत शरीर है, उनका ही सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में अंतिम संस्कार को सबसे बड़ा संस्कार कहते हैं जी। और जो हमने स्मशान में भी देखा है कि हम लोग काफी विधि करते हैं, पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनका अंतिम संस्कार करते हैं। पर इन आंखों ने जो देखा है दिनेश जी, मैं आपको बताऊं कि मैं स्मशान में गया हूं, मैं सिविल हॉस्पिटल के पास भी मैंने बाहर लोगों को मरते देखा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो अपने रिश्तेदार के लिए डॉक्टर को ऐसा कहते हैं कि मेरा मकान ले लो, मेरे गहने ले लो, पर मुझे एक बेड दे दो। कोई माँ कहती है कि मेरे बच्चे के लिए आप हमें थोड़ी ट्रीटमेंट कर दो, हॉस्पिटल में जगह दे दो, पर वो नहीं मिलती थी। लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों के शव लेने के लिए घंटों तक खड़े रहते थे सिविल हॉस्पिटल के बाहर, उनको वो नहीं मिल रहा था। मैं जिंदगी में शायद मेरी 25 साल की जर्नलिज्म में मैंने भूकंप भी देखा है, साइक्लोन भी देखा है, पर इस तरह से लोगों को मरते हुए नहीं देखा है। ये दर्द है ना, अभी इतने दिन हुए, अभी स्थिति सुधर भी गई है, फिर भी दिल और दिमाग में से वो चेहरे, वो आवाज, वो आंसू, वो आक्रोश आज भी नहीं जाता है। और कभी कभी ये लगता है कि शायद सब लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, पर कुछ लोग तो बहुत कुछ कर सकते थे। शायद उनकी संवेदना उस वक्त कहां गई थी। तो ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों को रात को नींद कैसे आती होगी। पर ये एक टाइम था जब सबको अपना श्रेष्ठ देना था, और जिन लोगों ने इस टाइम पे कोरोना वॉरियर बन के अपने हिस्से का जो भी काम था अच्छी तरह से निभाया, उनको मैं सलाम करता हूं। पर उन लोगों के लिए बहुत गुस्सा भी आता है जो बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। असल कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि भारत में व्यवस्थाओं की जो संवेदनहीनता है वो संवेदन शून्यता में बदल चुकी है अब। तो ये संवेदन शून्यता जो है
ये भारत की संस्कृति में कभी नहीं थी। आ, बातें बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं फिर बहुत जल्दी जयश्री के साथ आऊंगा किसी और कार्यक्रम में, किसी और मुद्दे को लेके। जयश्री, जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आपकी ओर से आप कहना चाहें? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ऐसे जो माहौल होते हैं उसमें हमें ये सीखना चाहिए कि अगर दोबारा भी कुछ ऐसा होता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी ना हो, पर उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पास से हम बहुत से वोट लेते हैं। उनको तो ये पता भी नहीं होता कि उनकी वजह से हम लोग कहां कहां तक पहुंच गए हैं। गांव वाला खेत में धूप में मजदूरी करता है, जो गेहूं पकाता है, या तो गांव में से दूध बनता है और हमारे घर में आता है, तो उनकी मजदूरी को, उनकी मेहनत को हमें इस तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि जब आपदा आती है तो हम लोग उनको कितनी सहाय कर सकते हैं। वो ज्यादा शोर नहीं कर सकते, वो ज्यादा बोल भी नहीं सकते, शायद उनको पता भी नहीं होता कि इनकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन भी है, वो तो ये भी क्लेम कर नहीं सकते। पर जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो भी मरे हैं, जो जिन्होंने भी बहुत पैसा खर्च किया है, सब कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। तो सिर्फ इनमें से इतना तो हमें मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकालना चाहिए कि अगर कुछ भी होता है इंडिया में, या तो तीसरी लहर आए या ना भी आए, पर उन लोगों का ख्याल हमें अभी से करना चाहिए। और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, मैं मानता हूं सभी एनजीओ को भी और सभी नागरिक को भी ये सोचकर चलना होगा कि किसी की बातों पर श्रद्धा या तो विश्वास नहीं रखना है। हम अपने देश के लिए कुछ भी हो जाए हम क्या कर सकते हैं, और हमें ये करना चाहिए। और ये देश एक ऐसा है दिनेश जी, मैं आपको बताऊं, ये विविधता वाला देश है। और ये देश ऐसा है कि विरोधाभासी सुर भी अगर उठता है तो भी इनको रिस्पेक्ट से सुनता है। इसी देश की जो ब्यूटी है ये वही है कि सब लोगों की आवाज ये सुनता है, और अगर हमें पसंद भी ना हो किसी की आवाज, फिर भी उनको हमें सुनना चाहिए। और इसमें कोई देशद्रोही नहीं बन जाता, सब देशभक्ति है और सबको साथ मिलकर देशभक्ति बना दिखानी चाहिए इसमें। देखिए, व्यूज तो अलग होंगे और लोकतंत्र में नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही हम अलग अलग व्यूज के इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? फिर तो अगर एक ही भाषा और एक ही वेशभूषा और एक ही खाना और एक ही सोच हो जाएगी तो फिर वो देश थोड़ी बचेंगे, फिर तो मशीन बन जाएगी ना। हमें वो भारत नहीं चाहिए, हमें वही भारत चाहिए जो वाइब्रेंट है, जिसमें हिट्रोजेनाइटी है, जो अलग अलग तरीके से सोचता है, जो फूलों का गुलदस्ता है। और इसी के साथ उन सब लोगों को भी सलाम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बात की, जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी, जो बाहर निकल के जिन्होंने काम किया है। बहुत सारे ऑक्सीजन के लंगर सिख भाइयों ने लगाए, शहरों में लगाए हैं, तो उनकी सेवा को भी सलाम है। इसके अलावा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियंस, बौद्ध, जैन सब भाइयों ने जो भी कोशिश की है, बहनों ने भी, उनको भी सलाम है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम लेंगे विदा, और जयेश जी का करेंगे धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और वो हमारे साथ जुड़े न्यूज टाइम के अंदर। दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।